Good morning, students. Myself, M. Singh Sekhar, Assistant Professor, Government Law College, Nagaur. अपन सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता जो LLB फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें हमने अभी उसकी हिस्ट्री, डेफिनेशन क्लोज और डिग्री के बारे में विस्तार से देखा था। आज अपन जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है सेक्शन 9, सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 9। सेक्शन 9 से LLB फाइनल ईयर में बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कंपटीशन के अंदर सेक्शन 9 से काफ़ी आपके माइनर क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। सेक्शन 9 CPC का क्या कहता है? दीवानी न्यायालय दीवानी प्रकृति के सभी वादों का विचारण करेंगे जब तक कि प्रत्यक्ष या गर्भित रूप से उन्हें ऐसा करने से वर्जित न किया गया हो। यानी सिविल नेचर के जितने भी सूट होते हैं उनकी ट्रायल सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय के द्वारा की जाएगी, परंतु कोई भी सिविल कोर्ट सिविल नेचर के सूटों का भी विचारण नहीं करेगी यदि प्रत्यक्ष या गर्भित रूप से सिविल कोर्ट को ऐसा करने से किसी विधि के द्वारा वर्जित कर दिया गया हो। अधिकारों को हम देखें तो 3 प्रकार में बांट सकते हैं: नैतिक अधिकार, मूल अधिकार और दीवानी अधिकार। जो नैतिक अधिकार होते हैं वो नैतिकता के सिद्धांत से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों को लागू कराने के लिए अपन किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि A नाम का व्यक्ति तालाब के अंदर डूब रहा है, उसके पास में B नाम का व्यक्ति तालाब के पास में है, वो अच्छा तैराक है, वो उसको बचा सकता है। परंतु यदि वह उसे नहीं बचाता तो भी A B के विरुद्ध सिविल सूट संस्थित नहीं कर सकता कि उसने मुझे बचाया नहीं, क्योंकि यह उसका नैतिक कर्तव्य था। उन नैतिक कर्तव्यों को पालना कराने के लिए अपन किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर कोई वाद नहीं ला सकते। सेकंड, मूल अधिकार। मूल अधिकार वो अधिकार है जो भारत के संविधान के भाग 3 में हमें दिए गए हैं। इन अधिकारों का यदि हनन होता है तो इन अधिकारों को लागू करने के लिए अपन आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड जो अपना है दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकारों को दीवानी प्रकृति के जो वाद है उनको अपन सिविल न्यायालय दीवानी न्यायालय में संस्थित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जितने भी सिविल सूट है उन सभी सूट का ट्रायल, उन सभी वादों का विचारण एक दीवानी न्यायालय करेगा। सेक्शन 9 के साथ में 2 स्पष्टीकरण और जोड़े गए हैं। पहला स्पष्टीकरण यह कहता है कि ऐसा कोई भी वाद जिसमें संपत्ति या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित हो, जुड़ा हुआ हो, तो उस वाद को अपन दीवानी प्रकृति का वाद मानेंगे। सेकंड स्पष्टीकरण ये कहता है कि उस पद के साथ में कोई फीस जुड़ी हुई हो अथवा वह पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा हुआ हो, यह आवश्यक नहीं है। अब कोई सूट, कोई वाद सिविल नेचर का है अथवा नहीं, इसको कैसे निर्धारित किया जाए, इसके लिए कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई वाद किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, हनन होने पर उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट में लाया जा रहा है तो उस वाद को हम सिविल सूट मानेंगे। सेकंड, जहां कोई वाद केवल जाति या किसी धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ है तो उस वाद को दीवानी प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा। जहां किसी वाद का मुख्य पर्सन सिविल प्रकृति का हो, सिविल सूट हो, लेकिन उसका जो सहायक पर्सन धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो, तो भी उस वाद को अपन दीवानी प्रकृति का ही मानेंगे, क्योंकि मुख्य पर्सन दीवानी प्रकृति का है। जहां किसी व्यक्ति को विधिक क्षति हो परंतु उसके आर्थिक हानि न हो, तो भी वह अपने विधिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सिविल सूट ला सकता है। जैसे हमने टोर्ट के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर एक केस देखा था, SP वर्सेस वाइट, जिसमें वादी को मत देने का अधिकार था, उससे मत देने से रोका गया था। तो उसलिए क्योंकि उसके विधिक अधिकार का हनन हुआ
तो उसने अपने विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सिविल सूट संस्थित किया। अब हम कौन से वादों को सिविल सूट माने और कौन से वादों को सिविल सूट नहीं माने। तो ऐसे बहुत से वाद हैं जिन्हें हम सिविल सूट की श्रेणी में रख सकते हैं। उनमें से कुछ मुख्य सूट निम्न प्रकार है। नंबर फर्स्ट, पद व संपत्ति से संबंधित वाद। ऐसा कोई भी वाद जो किसी पद या संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, उस वाद को सिविल सूट माना जाएगा। सेकंड, जाति की संपत्ति व लेखे संबंधी वाद। जाति की संपत्ति से संबंधित वाद या जाति के लेखे के निरीक्षण करने से संबंधित कोई वाद है तो उस वाद को भी अपन सिविल सूट मानेंगे। थर्ड, मंदिर व धार्मिक संपत्ति से संबंधित वाद। कोई किसी मंदिर या उसकी धार्मिक संपत्ति से संबंधित किसी वाद को लागू करवाने के लिए भी हम सिविल सूट संस्थित कर सकते हैं। पूजा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है और यदि उसके पूजा करने के अधिकार में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो वह सिविल सूट संस्थित कर सकता है। धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार है। किसी मृत व्यक्ति के बाद में उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए उसे जुलूस के रूप में ले जाया जाता है तो वो भी उसका राइट है। यदि इस अधिकार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है तो सिविल सूट लाया जा सकता है। मृत व्यक्ति को दफनाने का अधिकार। किसी व्यक्ति के मरने के बाद में उसको दफनाने का अधिकार भी एक सिविल सूट है और इस अधिकार में भी यदि कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो सिविल सूट लाया जा सकता है। संचालक या चेयरमैन की हैसियत से कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में संचालक या चेयरमैन है तो उसे उस हैसियत में कार्य करने का अधिकार है। यदि उसके कार्य करने में कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो वह सिविल सूट ला सकता है। मत देने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। यदि उसे मत देने से रोका जाता है तो वह सिविल कोर्ट के अंदर सिविल सूट ला सकता है। सिविल अपकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण अपकृत्य करता है और उस अपकृत्य से किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सिविल सूट लेकर आ सकता है। विशिष्ट अनुतोष पाने का अधिकार। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट अनुतोष पाने का अधिकार है, जैसे घोषणात्मक डिग्री, व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भी सिविल सूट लाया जा सकता है। संविदा के पालन से संबंधित वाद। संविदा के पालन से संबंधित वाद संविदा विधि के अंतर्गत संविदा के पक्षकारों को यह अधिकार है कि वह संविदा का पालन दूसरे पक्षकार से करवाए और यदि वह पालन नहीं करता है तो वह उस संविदा के पालन के लिए सिविल सूट संस्थित कर सकते हैं। साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी से संबंधित वादों को भी सिविल सूट माना गया है। किसी भी पद या धार्मिक पद के साथ यदि कोई शुल्क जुड़ा हुआ हो, कोई फीस जुड़ा हुआ हो तो उससे संबंधित वाद को भी अपन सिविल सूट मानेंगे। यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति से निष्कासित किया जाता है तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को जाति से निष्कासित किया गया है, वह अपना सिविल सूट कोर्ट में संस्थित कर सकता है। ये तो वे वाद है जिन्हें हम सिविल सूट मान सकते हैं। इसके अलावा किन वादों को हम सिविल सूट की श्रेणी से बाहर रखें। नंबर फर्स्ट, ऐसा कोई भी वाद जो उनमें मुख्य प्रश्न केवल जाति से संबंधित प्रश्नों पर आधारित हो तो उस वाद को हम सिविल सूट नहीं मानेंगे। या केवल मात्र धार्मिक कार्यों से संबंधित कोई वाद हो तो उस वाद को भी सिविल सूट नहीं माना जाएगा। 3 नंबर, पद के साथ गरिमा या मान सम्मान से संबंधित वाद। कि यदि किसी पद के साथ में कोई गरिमा या मान सम्मान जुड़ा हो और उस गरिमा या मान सम्मान को लागू करवाने के लिए अपन कोई वाद ला रहे हैं तो उसको भी हम सिविल सूट नहीं मानेंगे। गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद को भी सिविल सूट की श्रेणी में नहीं रखा गया है। राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद और लोक नीति के विरुद्ध वाद, इनको भी सिविल सूट नहीं माना गया है। और इसके अलावा यदि किसी अधिनियम के द्वारा वर्जित किया गया है तो उन वादों को भी सिविल कोर्ट में संस्थित नहीं किया जा सकता। तो ये हमने देखा कि सेक्शन 9 की सिविल नेचर के जितने भी सूट है वो सिविल न्यायालय के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर संस्थित किए जाएंगे। परंतु
यदि प्रत्यक्ष या गर्भित रूप से किसी विधि के द्वारा यदि ऐसा मना किया गया है तो दीवानी न्यायालय उन दीवानी प्रकृति के वादों का ट्राई नहीं करेंगे, विचारण नहीं करेंगे। अब यह प्रत्यक्ष या गर्भित रूप से कैसे मना किया जा सकता है? नंबर फर्स्ट, अभिव्यक्त रूप से वर्जित वाद। किसी अधिनियम या विधि के द्वारा किसी सिविल सूट को सिविल कोर्ट में संस्थित करने से रोका जा सकता है। जैसे पारिवारिक मामले, जो फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित मामले हैं, वो किसी सिविल कोर्ट में संस्थित करने के बजाय पारिवारिक न्यायालय में दायर किए जाते हैं। सेवा में कमी, इससे संबंधित मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंज्यूमर कोर्ट में। राजस्व रेवेन्यू से संबंधित मामले राजस्व न्यायालय में। मजदूर और मालिक के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद श्रम न्यायालय के द्वारा निस्तारित किया जाएगा। आयकर से संबंधित कोई मामला है तो वो आयकर अधिकरण के द्वारा। इसके अलावा विवक्षित रूप से वर्जित वाद, विधि के सामान्य सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि सिविल न्यायालय को राज्य कार्य से संबंधित किसी भी वाद का प्रसंज्ञान करने का अधिकार नहीं है। राज्य कार्य का मतलब कि वह कार्य जो राज्य के द्वारा अपनी प्रभुता संपूर्ण शक्ति के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे कस्तूरी लाल का केस, इसमें क्या हुआ कि जो चोरी का माल था वो पुलिस कस्टडी में रखा। कस्तूरी लाल का केस, इसके अंदर जो चोरी का माल था वो पुलिस कस्टडी के अंदर रखा गया। तो हेड कांस्टेबल उस चोरी हुए माल को लेकर पाकिस्तान भाग गया। तो इस हेड कांस्टेबल के कार्य के लिए राज्य को दायित्वहीन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह कार्य संप्रभुत्व शक्ति के अंतर्गत किया गया था। सेकंड है लोक नीति के आधार पर वाद वर्जित, कि लोक नीति के आधार पर वाद वर्जित है कि कोई भी ऐसा वाद सिविल कोर्ट में नहीं लाया जाएगा जो कि लोक नीति के विरुद्ध हो। जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में अपने पक्ष में एविडेंस देने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन देता है और वह व्यक्ति उस प्रलोभन वश कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति के फेवर में एविडेंस देता है, तो वह व्यक्ति जिसको प्रलोभन दिया गया था वह उस राशि को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकता, क्योंकि ऐसा वाद लोक नीति के विरुद्ध था। तो इस प्रकार से ये सेक्शन 9 हमने देखा कि कौन से वाद है वो सिविल नेचर के माने गए हैं, कौन से वाद सिविल नेचर के नहीं माने गए। सिविल नेचर के जितने भी सूट है उनको सिविल कोर्ट के द्वारा ही ट्राई किया जाएगा, परंतु विधि के द्वारा बेर भी किया जा सकता है अभिव्यक्ति रूप से या विवक्षित रूप से। उन वादों को सुनने से सिविल कोर्ट को मना भी किया जा सकता है।